आपका आई एम स्टिल ह्यूमन के पोर्टल के ऊपर पे स्वागत है, वेलकम है और जय हिंद। थैंक अ, यू। देखिए जी, मैंने आपके बारे में सुना है, आपके बारे में पढ़ा है और मैं एक फौजी ऑफिसर, एक पुराना आर्मी का रिटायर्ड जनरल हूँ और आखिर पे मैं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिटायर हुआ। आपके जीवन को जब मैं देखता हूँ तो एक बहुत मोटिवेशन सी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। मैं चाहता हूँ कि देश का हर एक युवा, हर एक वुमेन और पूरे भारतीय को आपकी कहानी सुननी चाहिए कि किस बहादुरी के साथ में आपने इतने बड़े हादसे के बाद में अपने आप को कंट्रोल रखा। हाँ। रितु जी, सबसे पहले तो अभी हम पूरा देश ही कोविड कोरोना से जूझ रहा है और आपने भी इसमें बहुत सहायता की है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी आप कहाँ काम कर रही हैं और कोविड के बारे में आप क्या सोच रही हैं? अ, अभी मैं मतलब छाव फाउंडेशन है जो स्टॉप एसिड अटैक, जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करता है। मैं उस टीम के साथ काम करती हूँ पिछले से 6 साल से। और अभी मैं लॉकडाउन में अपने घर आई हूँ। हरियाणा से हूँ मैं बेसिकली। और लॉकडाउन जो हुआ है, जो ये कोरोना चल रहा है, तो कितने ज्यादा लोग लगातार इस इससे जूझ रहे हैं। तो बहुत मुश्किल घड़ी है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मतलब कल मुझे मेरे घर के पीछे वाली गली में ही एक कोरोना पेशेंट मिला। तो सबके अंदर एक डर है कि मतलब क्या होगा। सबका क्वेश्चन ये होता है कि क्या होगा। ठीक, मतलब हालांकि मैं भी क्वेश्चन करती हूँ कि कैसे उससे बाहर निकलेंगे। और वो पेशेंट को क्या होता है ऐसा, उसको पता भी नहीं चलता है, उसको कोरोना भी हो जाता है। और वो मतलब लोग इस चीज से भी ज्यादा अवेयर नहीं है कि मतलब ये होता कैसे है। ये क्या। हम्म। मैं ये कह रहा था कि रितु जी, ये आप औरों के बारे में सोचती हैं, आपके दिल के अंदर इतनी दया भावना है, कंपैशन है, और आपकी नज़र से जब आप देखती हैं कोरोना को तो अवश्य ही आप तो एक खुद ही एक योद्धा हैं। आप तो इतनी बड़ी चुनौती से लड़कर निकली हैं। तो आपकी नज़र तो बहुत ही एक डीप और सूझबूझ वाली नज़र है इस हालत के अंदर। मुझे लगता है कि मतलब अपने हाथ में अपनी सेफ्टी है। और यही सेफ्टी है कि अपने घर में रहे, सेफ रहें। सेफ रहेंगे अपने घर में रहेंगे तो। और जिसकी प्रॉब्लम्स है, जिसकी मजबूरी है, मैं अभी भी हॉस्पिटल में हूँ कि मेरी प्रॉब्लम है, मुझे आना पड़ता है हॉस्पिटल माँ के साथ। तो मतलब जिसकी बहुत ही कंडीशन खराब है, जो मतलब घर में नहीं रुक सकते, जरूरी काम है, उनको बाहर जाना चाहिए। बट मतलब घर में रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे मुझे लगता है। और सब लोग दुआ करते हैं कि इस महामारी से हम जल्दी ही बाहर निकलेंगे। रितु सहरी जी, आप तो एक कितने बड़े हादसे से बाहर निकली है। वो दिन, जो रोहतक का दिन था, 26 मई 2012 का दिन, वो तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा था। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सब दर्शकों को ये बताएं कि वो इंसिडेंट क्या था, क्योंकि उस इंसिडेंट से पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को, हर व्यक्ति को सबक सीखना चाहिए कि हम ऐसी गलती ना करें। वो क्या इंसिडेंट था, बताइए आप। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ ना, तो मैं 17 ईयर्स की थी। और मैं वॉलीबॉल खेलती थी। और मैंने स्टेट लेवल पे खेला वॉलीबॉल। और मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है और अभी भी है लगातार। मैं अभी खेल नहीं पाती, मैं लेफ्ट आई से भी नहीं देख पा रही हूँ। तो मैं राइट से भी थोड़ा कम देख पाती हूँ। तो अभी मैं अपना स्पोर्ट्स कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। मैं उस हादसे के बारे में बताऊं तो वो मेरा कजिन ब्रदर ही था जिसने मेरे पर अटैक करवाया था। वो मेरे को लाइक करता था। तो मुझे लगता है सबसे पहला थॉट कि किसी को पसंद करना ये बुरी बात नहीं है। कोई भी किसी को अच्छा लग सकता है। बट किसी की विदाउट परमिशन उसको टॉर्चर करना, उसके साथ कोई क्राइम करना या करवाना, वो गलत है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट अपने मन की बात, क्यों क्यों एक लड़की अपनी मर्जी से किसी लड़के को पसंद नहीं कर सकती है। लड़का कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती है। उसकी ना
लड़का क्यों नहीं सुन सकता है? क्यों उसके मन में इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसकी उसकी ना को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है? तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एक्सेप्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है हर एक चीज़ को। तो मेरे कज़न ब्रदर ने मेरे ऊपर अटैक करवाया था, तो और वो मेरे से 22 साल बड़ा था। उसके बाद फिर लगातार मैं हॉस्पिटल में थी और उसी के बीच मेरी लेफ्ट आई चली गई। और मैं 2 मंथ्स के बाद जब डिस्चार्ज होके आई तो फैमिली को बहुत सर्वाइव करना पड़ता है जिसके साथ जिसके ऊपर अटैक होता है, उसकी फैमिली को बहुत सर्वाइव करना पड़ता है और उसके लास्ट साँस तक मुझे लगता है। क्योंकि जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो मेरे डैडी डिप्रेशन में चले गए थे, तो उसी की चिंता में उनका एक बार लेग फ्रैक्चर हो गया और वो ठीक नहीं हो पाए और अभी 10 मंथ्स हुआ है उनकी डेथ हुए। रितु जी, ये तो पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत शर्म की बात है कि अपने ही रिश्तेदार, अपना ही कज़न, और जिसके अंदर में मतलब आप में और उनमें 22 साल का अंतर था, वो ऐसी घिनौनी हरकत करने की कोशिश करे और ऐसा करे। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, जो आपकी मुख्य बात आपने ये की है कि अ, ज़बरदस्ती किसी का ना कहना, हाँ, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी, अपने को जिस प्रकार से जीना है, अपना जो डिसीज़न है, उसके लिए क्यों इंटरफेयर किया जाता है? इनफैक्ट ये सबसे बड़ा घात तो हो जाता है पूरे परिवार के, इंसान के ऊपर तो होता ही है, लेकिन पूरे परिवार के लिए हो जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब ये हुआ तो समाज के लोगों ने, जब बाकी लोगों ने आपकी मदद की, नहीं की? वो ना टाइम के अकॉर्डिंग सब होता है और शायद आप भी अपनी सोसाइटी को देखते होंगे, मैं देखती हूँ। और जब मैं डिस्चार्ज होके घर आई थी, जो सोसाइटी मुझे बहुत प्यार करती थी और आज के टाइम में मुझे प्यार करती है और वो 8 साल पहले की बात, जब वो मुझे पसंद करती थी, जब मैं ठीक थी। जो वो बीच का टाइम था ना, तो उस टाइम पे मेरा फेस बहुत ज़्यादा डिसफिगर था। मैंने 15 ऑपरेशन करा चुकी अभी तक। उसके बाद ये फेस मेरे पास है। जिसको जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, जिससे लोग बात करना चाहते हैं। जैसा पहले फेस था, तो लोग नहीं बात करना चाहते थे और मैंने ऐसा देखा कि बच्चों को सिखाते हैं हम लोग, बच्चा कुछ नहीं जानता है। बच्चे को ये नहीं पता है कि दुनिया में तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों फेसेज़ हैं और सब अलग-अलग हैं। तो उनको कुछ नहीं पता, आप जैसा सिखाओगे वो वैसा सीखते हैं। तो पर पेरेंट्स कुछ अलग ही सिखाते हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा है कि कोई बच्चा दूध नहीं पी रहा तो वो उसकी माँ बोलेगी, "अरे मैं रितु को बुला के ले आऊँगी, तुम ये नहीं करोगी।" अरे मैं क्या हूँ? मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी आपकी सोसाइटी से हूँ। मतलब किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो मैं क्या करूँ? ये ऋतु जी, तो आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देखिए ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें पूरे समाज की गलती है, हमारे सिस्टम की गलती है। ये एसिड अटैक दुनिया में बहुत जगह और भी हुए हैं और रुक नहीं रहे हैं, थम नहीं रहे हैं, और हमको इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि जो एसिड का सेल है, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जो कोड है, उसका मुझे रूल होना चाहिए। जो समाज की सोच है, उसमें बदलाव होना चाहिए। कल्चरली हम लोग चेंज होना चाहिए। अगर हम लोग पूरा वातावरण चेंज नहीं करेंगे, तो ये सब होता रहेगा। तो इसमें मुझे आपका क्या सोच लगता है? है मुझे लगता है कि सोसाइटी मैटर नहीं करती है और गवर्नमेंट मैटर नहीं करती है। आप कह रहे हो एसिड को रेगुलेट रेगुलेट हो गया है। बट आज भी खुलेआम एसिड बिक रहा है। मतलब मुझे कहीं न कहीं लगता है कि सोसाइटी उसमें क्या करेगी? या गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी? गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दिया, उसके बाद एसिड तो हम खरीदते हैं ना, हमारी चॉइस है वो। मैं ये कह सकती हूँ कि हम बहुत डीपली जाते हैं। हम इस टॉपिक पे लगातार बातें करते हैं, तो हमारी टीम ने एक दिन ऐसा सोचा कि वो ₹20 का एसिड का बॉटल आता है और वो टॉयलेट क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हार्पिक आता है वो शायद ₹100 का आता होगा। जो गरीब घर के लोग हैं वो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते होंगे उस ₹100 के क्लीनर लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि सरकार को उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैं चारों तरफ से जब देखती हूँ तो। और रही बात सोसाइटी की और सब चीज़ों की, तो मुझे लगता है कि हमको हमारी मेंटालिटी चेंज करनी होगी। एसिड बिकता रहे उससे
कुछ नहीं होगा। हमारी सोच को चेंज करना होगा, तो पूरा देश चेंज हो जाएगा, मुझे लगता है। तो आप एसिड मिलने से कुछ नहीं रितु होता जी, है। आपने बहुत गहरी बात कही है। आपने बोला है कि मेंटालिटी, सोच, विचार, इनको बदलना पड़ेगा। हम कहाँ भटक गए हैं, हम कहाँ गलत चले गए हैं, इसको देखना पड़ेगा। इंसान अपनी इंसानियत को भूल गया है एक्चुअल में। जब इंसान अपनी इंसानियत पे रहेगा तब वो कुछ कर पाएगा। वो कहते हैं ना, देखने का नजरिया सबका अलग है। एक गिलास में पानी आधा होता है तो किसी को वो खाली दिखता है, किसी को वो भरा हुआ दिखता है। तो आप उस खाली खाली को क्यों देखते हैं? ये देखिए ना, उसमें कुछ है। वो फिल बिल्कुल। वाली चीज देखनी चाहिए। तो आपने बहुत ही गहरी बात बोली है, और मानवता की ये सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत क्या है, इंसानियत का स्तर क्या है, परसेप्शन क्या है, धारणा क्या है। अगर आप इंसानियत से भटक जाएंगे, अपनी धारणा से बदल भटक जाएंगे, तो इस प्रकार होगा। लेकिन आपसे मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि पूरा जिंदगी मैं फौज में रहा हूँ, ऐसा सोचता हूँ कि इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए, इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए। हाँ, मैं आपसे इस बात पे सहमत हूँ कि बदलना हम सबको पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट या समाज, हर एक व्यक्ति को बदलना जी जी। होगा। तो आपका क्वेश्चन मैं मिस कर रही देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पहले जैसे बांग्लादेश में बहुत ज्यादा इंसिडेंट होते थे। 2002 की थी बात है। कानून के ऊपर। 262 वहाँ इंसिडेंट हुए। और उसके बाद में तकरीबन, अगर आप उनका उससे पहले कुछ साल ले लें, तो 3000 केस हुए थे इस प्रकार के। उसके बाद उन्होंने कानून बनाया, उन्होंने मौत की सजा रखी, और ये जो ये एसिड है, इसके सेल के ऊपर में बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल स्ट्रिक्ट किया, और कानून। ये इंसिडेंट कम हो गए। और ये सिर्फ बांग्लादेश की प्रॉब्लम नहीं, ये दुनिया के बहुत जगह में, जैसे अफगानिस्तान में जो लड़कियां हिजाब नहीं डालती थी, अपना फेस कवर नहीं करती थी, उनके ऊपर में एसिड फेंक देते थे। ये नाइजीरिया में, युगांडा में बहुत जगह होता था। लेकिन ये जरूरी है कि देखिए, जो राष्ट्र होता है, समाज होता है, हर व्यक्ति होता है, वो एक रीढ़ की हड्डी होती है। सबको एक इंसानियत के दायरे से, जैसे आपने बताया, इंसानियत के दायरे से चलना पड़ेगा। देखिए, असली बात तो ये है कि ये दोबारा ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। एग्जैक्टली। हाँ, उसके लिए क्या किया जी? उसके लिए आपका क्या संदेश है पूरे देश को? मुझे लगता है कि हमारे देश में, अभी कानून की बात करें तो हमारे देश में ना स्ट्रिक्ट कानून नहीं है। और मतलब एसिड अटैक को लेके या तो 10 इयर्स की सजा है, या उम्र कैद की सजा है, और उम्र कैद की सजा 14 इयर्स है। उसके बाद भी वो 14 इयर्स की सजा कंप्लीट नहीं करता है कोई भी। अ, हमारे कानून में ऐसा है कि 5 इयर्स के बाद वो गुड बिहेवियर के ऊपर उसको बेल मिल जाती है। तो उसको क्या ही सजा हुई 5 साल की? उसको अच्छा खाना मिलता है, उसको उसको अच्छा सब कुछ मिलता है। मेरे अटैकर की बात करूं, उसके पास 2 जोड़ी से कपड़ा ज्यादा नहीं था। जब वो कोर्ट में आता था अपनी मतलब तारीख के ऊपर, तो वो नया कपड़ा, नया शूज, सब कुछ नया पहन के आता था। क्यों? क्या पुलिस वालों ने उनसे पैसे खाए, या गवर्नमेंट देखती ही नहीं है, या क्या ऐसा ऐसी कमी है हमारे कानून के अंदर जो वो फॉलो नहीं करती है? क्यों इतना छूट दिया जाता है? मतलब जो अटैक करता है, मुझे लगता है कि जब मैं कोर्ट जाती थी ऐसा लगता था मैंने क्राइम किया है। मेरे साथ 2 लोग होते थे, मेरी भाई और मेरी माँ, और उनके साथ 10-10 लोग होते थे, उनके माँ पापा वकील। और वो 18 मेंबर थे, तो 18 पुलिस वाले, 18 लॉयर, और इतने सारे लोग और मुझे इस नजर से देखते थे जैसे मैंने अटैक किया हो, मैंने कोई गुनाह किया हो। जज मुझे लगातार पूछते थे कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अरे मेरा फेस देख के समझ आता है कि क्या हुआ है मेरे साथ। उसमें एफआईआर में लिखा हुआ है क्या हुआ है मेरे साथ। और उनके हजारों सैकड़ों क्वेश्चंस, वो मतलब एकदम एकदम उस लाइन से अलग ले जाते हैं कि ये कुछ गलत बोल देगी, उसको पजल कर देते हैं पूरे तरीके से।
तो मतलब क्या है, कानूनी स्ट्रिक्ट नहीं है, उन फास्ट ट्रैक कोर्ट है बट वो फास्ट नहीं है। रितु ढाई जी, महीने में क्यों? रितु जी, आपने अपने दिल की बात रखी और मैं आपकी हर एक बात के साथ सहमत हूँ। इनफैक्ट जिस स्पष्टता से, जिस बुलंदी से आप बात करती हैं, मेरे को तो दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैं फौजी हूँ, जनरल हूँ, और मेरे को सुनकर खुशी होती है कि इस चुनौती के बावजूद भी जो आपकी सोच है वो इतनी अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि आप पूरे भारत की वुमेन के लिए मैसेज दें। हम ऐसे तो बात करते रहते हैं वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन वुमेन के लिए आपका मैसेज क्या है? क्योंकि आप मेरी नजर से एक योद्धा हैं, तो आप उनको मैसेज दीजिए। मुझे लगता है कि मैं एक लड़की हूँ, और आज भी मेरे मेरे साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद और फैमिली में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के साथ साथ आज मैं खड़ी हूँ और आज मैं लड़ रही हूँ। और क्या होता है कि सोसाइटी और शहर और अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं कि कहाँ लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देंगे, पढ़ना नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे लड़की खुद एक स्टेप कदम आगे रखती है, तो उसके पीछे हजारों सैकड़ों कदम होते हैं उसका साथ देने के लिए। तो मुझे लगता है कि हमको आगे आना चाहिए, हमको रखनी चाहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कोई ना कोई जरूर सुनेगा और जरूर आपकी बात पे गौर करेगा और जरूर आपको आगे तक लेके जाएगा। आपको एक कदम बढ़ाने की जरूरत है, आपके पास है जी, आगे तक जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि अपने कदम नहीं रोकने चाहिए, सब लोगों को अपने कदम आगे बढ़ाओ और लाइफ में फाइट करते रहना चाहिए कि सक्सेस मिल पाए। रितु जी, जो आपने कहा दो शब्द मेरे को बड़े अच्छे लगे। आपने बोला है एक कदम आगे बढ़ाओ, और आपने बोला कि फाइट करो। ये दोनों शब्द एक लीडर से ही आ सकते हैं। आप मेरी नजर में एक बहुत बड़ी लीडर हैं, क्योंकि ये शब्द कोई आम आदमी इस्तेमाल नहीं करता है। ये जो शब्द बोलना कि एक कदम तो आगे लो, फाइट करो। देखिए, ये जो फोरम है, आई एम स्टिल ह्यूमन, इसके जो फाउंडर हैं विवेक मेहरा जी, उनके पास में बहुत कॉल आए। बहुत लोगों ने उनको बोला, यूथ ने बोला कि रितु जी को बुलाओ, हम उनको सुनना चाहते हैं कि ऐसे योद्धा को जो उसने लड़ाई लड़ी है जिंदगी में। आपने एक्चुअल में लड़ाई लड़ी है। मैं चाहता हूं कि जो भारत का यूथ है, जो युवा है, उनके लिए आप अपना मैसेज बताइए। बिकॉज देखिए, आप तो मेरे मन को छू गई हैं। आपने जब बोला ना एक थैंक कदम आगे, जब आपने बोला कि फाइट करो, कोरोना में भी हम बोलते हैं कि पूरा देश इकट्ठा मिलके फाइट करो। तो आपका यूथ को क्या मैसेज है? मुझे लगता है कि जो पहले की जनरेशन है ना, उनको समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब जिसने मेरे ऊपर अटैक किया वो कितना बड़ा था। अभी वो शायद 42, 43, 45 इयर्स का होगा आई थिंक। वो 39 इयर्स का था 8 साल पहले। तो 45 के आसपास होगा अभी वो। तो मुझे लगता है कि मेरी मम्मी को समझाना मुझे बहुत मुश्किल था कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है। मतलब उनको रहता था कि पापा हरदम ऐसा बोलते थे कि बेटा तुम घर आ जाओ, 2 टाइम का रोटी खाना है, मैं खिला दूँगा। तो माँ हरदम मुझे समझा लेती थी कि नहीं, माँ-बाप हरदम नहीं रहते हैं, तुमको कुछ करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो आज का यूथ है ना, जो आज मेरी जनरेशन के लोग हैं, वो वो जब और थोड़े बड़े हो जाएँगे और जो आगे की और जो जनरेशन आएगी, तो भारत कुछ अलग ही निकलेगा, उसकी अलग ही सोच होगी, उसकी मतलब आज के यूथ की सोच बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है। वो अपनी बातें रखना जानते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जहाँ भी है, जैसे भी कंडीशन में अपने कदम नहीं रोकना है। जो जो वो बनना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, उसके साथ आगे बढ़ते रहे और जो ठान लिया वो करके दिखाए, बस और कुछ नहीं। रितु जी, आपकी बात सुनकर इतना अच्छा लगता है। और एक बात पक्की है कि भारत का, हिंदुस्तान का भविष्य सुरक्षित है जब आप जैसे यूथ आइकॉन हो, यूथ लीडर हो, और उनके दिमाग में ये हो कि कुछ अलग करना है, अपनी सोच को ठीक करना है। और ये जो बदलाव आपके दिमाग में अंदर है, ये आग लगाएगा ट्रांसफॉर्मेशन की और मॉडर्नाइजेशन की। मेरे को बहुत खुशी होती है। देखिए, आपने इस चुनौती को लड़ा, और अभी जो हीरोज है उसमें, मैं तो जब ये वर्ड को देखता हूँ ना, एस हीरोज, मेरे को लगता है स्पेशल हीरो जो है
हीरो से पहले एस लगाया, वो जो एस लगाया वो सैनिक का एस है, वो स्पेशल हीरो आप हैं। और मेरे को बहुत खुशी है कि आपने इस संस्था को ज्वाइन किया। इस संस्था से कैसे आप अपने विचार को आगे प्रकट करती हैं? शिरोज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगता है कि जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो काम छाव फाउंडेशन करता है, वो काम शिरोज करता है। एसिड अटैक के लिए कोई अलग से मतलब अभी कानून आया है कि उसको 1% सीट दिया जाएगा, कोई भी सर्विस होगा उसमें 1 सीट रिजर्व होगी एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए। बट आपने कभी ऐसा ध्यान दिया है या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एसिड अटैक जिसके ऊपर होता है वो 15 इयर्स, 14 इयर्स, 16, 17 ईयर इतना ही एज होता है, उसने क्या स्टडी किया होगा? जिसकी दोनों आंखें चली गई होगी उसने क्या पढ़ा होगा? उसकी उसकी पढ़ाई रुक जाती है। मैंने 10th क्लास तक स्टडी किया है सिर्फ, उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई उस स्टडी। तो मुझे लगता है कि शिरोज ने बिना कोई डिग्री के उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, उनको एक अपने पैरों पे स्टैंड किया है। वो एक अर्निंग सोर्स है, वहां से वो कमाती है, अपना घर चलाती है, जिसके बच्चे वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और एसिड अटैक का जो कैंपेन है वो पूरा उनके ड्रीम्स पे, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए वर्क कर रहा है। और अभी मैं बताना चाहती हूँ सबको, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, कि लॉकडाउन को हुए 2.5 मंथ्स हो गया है और सभी बिजनेस बंद है। हम लोगों का जो शिरोज कैफे है, सभी सर्वाइवर उस पे डिपेंडेड है कि उनको उससे ही वो सैलरी मिलता था, तो वो घर चलाती थी। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, फैमिली नहीं सपोर्ट करती है, या वो फैमिली में वही लीड करती है जो शिरोज में काम कर रही है। तो सोच के देखिए कि 2.5 महीने से कैफे बंद है, वो कैसे सरवाइव कर रही होगी। तो हमने अभी कल से एक हमने इंडिया इज एबल्ड करके कैंपेन स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हम मतलब एक सिग्नेचर करना है सभी लोगों को, और वो बात हमारी पीएम तक हम पहुंचा सके कि जितने भी डिसेबल लोग हैं, हम सब लोग भी डिसेबल की कैटेगरी में आते हैं, कि वो हमको भी सपोर्ट करे, हमारी तरफ भी ध्यान दे। क्योंकि हमारी लगातार सर्जरी होती है वो रुकी हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमने कल ही एक फंड रेजिंग कैंपेन स्टार्ट किया है जो अभी चालू है, और सब लोगों की बहुत अच्छा सपोर्ट है कि उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहां भी आप एक बार शिरोज हैंगआउट सर्च करेंगे तो वो आपको अकाउंट मिल जाएगा, और आपको एक बार विजिट करना चाहिए, हाँ उनकी रितु बातें जी, सुननी चाहिए। आपकी बात हमने नोट कर लिया, और हम भी और हमारे जितने भी श्रोता हैं उनको हम बताएंगे कि इस कैंपेन को सपोर्ट करें, और आपकी आवाज़ देश के प्रधानमंत्री तक अवश्य जानी चाहिए। और मैं आपके साथ में इस कैंपेन में बिल्कुल शामिल हूँ। रितु जी, एक मैंने पहले पिक्चर देखी, सत्यम शिवम सुंदरम। वो एक बहुत ही टचिंग मूवी थी। उसके बाद में छपाक में आपने भी हिस्सा लिया है, इंडिया। और ये आपने टेड टॉक पे भी हिस्सा लिया है, और एशियन फैशन वीक में भी हिस्सा लिया है। इन सब चुनौतियों को लड़कर फिर भी अपना पैशन, अपना पार्टिसिपेशन, अपना सेल्फ मोटिवेशन को बरकरार रखना एक अ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है रितु जी। मैं कैसे किया आप? मैं फैशन शो को ऐसा देखती हूँ, मतलब जो मॉडल्स होती है वो कितनी खूबसूरत होती है, उनकी हाइट कितनी होती है, और वो कितना अच्छे से करना जानती है। तो मुझे लगता है कि अपना खुद का कॉन्फिडेंस होना ज्यादा जरूरी है, और फेस मैटर नहीं करता है, आपका दिल ज्यादा सुंदर होना चाहिए। तो मेरे पास वो चीज है कि मैं अपने आप को बहुत सुंदर मानती हूँ, और मैं बहुत दिल से बहुत खुश रहती हूँ, मेरा दिल बहुत सुंदर है, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। मैं उस रैंप पे क्यों नहीं चल सकती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ। तो वो मैंने ऐसे किया। और मैं टैटू की बात करूँ तो जब मैंने पहला टैटू किया था तो मुझे नहीं पता था कि टैटू क्या है। मतलब उस प्लेटफॉर्म पे कितने बड़े बड़े लोग जाते हैं, उनके पास कितना सारा नॉलेज होता है, और कितना ज्यादा कुछ अचीव किया होता है उन लोगों ने। तो मैंने फर्स्ट टैटू किया तो वो मैंने
दिल से किया था, और हर एक काम मैं दिल से करती हूँ वैसे तो, बट वो होता है ना कि उन्होंने बोला कि अपने बारे में बताना है, बस इतना ही आपको करना है। जब उन्होंने मुझे समझाया, तो जो भी बात दिल से निकली थी ना, जो दिल में थी, जो मन में थी, और मैं रोहतक से हूँ, और वो रोहतक में ही फर्स्ट टेड टॉक था, तो मुझे वो जान के ज्यादा खुशी हो रही थी। जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, वहां आज मैं बोलूंगी, आज मैं अपनी बात रखूंगी, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था। तो बहुत अच्छा गया था, और लोगों का बहुत ही प्यारा रिस्पॉन्स था। तो टेड टॉक मैंने फर्स्ट टेड टॉक रोहतक में किया था, और उसके बाद काफी सारे टेड टॉक किए मैंने। और रितु जी, मूवी की रितु जी, जो छपाक पिक्चर में आपने भी हिस्सा लिया था, उसके बारे में, उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। मेरे को कभी मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इतनी बड़ी एक्टर्स के साथ काम करूंगी, और कभी मैं मूवी, कभी मैं बड़े पर्दे में दिखूंगी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। तो फर्स्ट मैंने जब मूवी में काम किया था, तो अकीरा मूवी एक आई थी सोनाक्षी सिन्हा की, उसमें मैंने एक छोटा सा रोल किया था। उसमें मुझे ये पता चला, मुझे नहीं पता था कैसे शूट होता है, कैसे क्या होता है। तो जब मैंने वो फर्स्ट एक सीन किया था उसमें, तो मुझे लगा था कि काम कैसे होता है, वो मैंने समझा था थोड़ा सा, कि मैंने थोड़े टाइम के लिए वो देखा था। जब मैंने छपाक में काम किया, तो इतने बड़े बड़े स्टार्स वहां थे। मेघना गुलजार कितना अच्छा लिखती हैं, उनको मैंने देखा और उनसे बातें की, काफी बार मिलना हुआ, स्टोरीज लिखी गई। तो मुझे लगता है कि जब हम दूर से देखते हैं, तो हमको लगता होगा ना कि ये दीपिका पादुकोण है, और पता नहीं बहुत एटीट्यूड होगा इनके अंदर, शायद ये क्यों बात करते होगी, इनके साथ इतनी सारी सिक्योरिटी है, ये है। बट वो इतनी लॉयल पर्सन है, और वो इतनी फ्रैंक है ना, मतलब शायद मेरे वर्ड से आपको लग रहा होगा, वो बहुत ही औसम है, वो बहुत ही सपोर्टिव लेडीज हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से हम लोगों के साथ काम किया, हम लोगों को सपोर्ट किया, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा लगा मुझे मूवी में काम करके, और बहुत सारी मस्तियाँ की। अब मूवी के छोटे छोटे यूट्यूब पे क्लिप्स होंगे, उनको देखेंगे तो समझ आएगा कि हमने कितना मजे के साथ उसको शूट किया होगा। रितु बहुत जी, अच्छा। रितु जी, जिस प्रकार आप बता रही है, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि आपने ये एक्सपीरियंस को इतना एंजॉय किया। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और आपका दिल इतना सुंदर है, आपका बात करने का तरीका इतना सुंदर है, आपकी आत्मा, आपका सोच विचार इतना सुंदर है। मेरे को इस चीज पर गर्व है कि हमारे भारत की बेटी, हमारे हरियाणा की बेटी, हमारे रोहतक की बेटी, कितना कितना सुंदर दिल है आपका, रितु जी। मैं थैंक एक यू सो फौजी हूँ, मैं एक जनरल हूँ। देखिए, मेरे को तो, मैंने सदा जिंदगी में अपने जवान ही देखे हैं, जहाँ अपने जवानों के साथ रहा हूँ। मेरे को तो आपसे बात करके ऐसे फील हो रहा है कि आप एक बहुत बड़ी योद्धा हैं, एक बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं, बहुत मजबूत दिल है आपका, जो चित चेतना और जो आत्मा है, बहुत प्रबल है। इनफैक्ट मैं आपकी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ हूँ। और आपने बहुत टचिंगली बोला कि मैं हर एक बात, हर एक चीज दिल से करती हूँ। ये एक बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहता हूँ कि आप जीवन भर अपनी जितना भी सोच विचार हैं, जितना भी समय बिताती हैं, अब अपने दिल से कीजिए, और भगवान आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भारतीय सेना के लिए आपका क्या मैसेज, क्योंकि आप तो एक योद्धा हैं, आपका क्या मैसेज है मैं भारत। उनके लिए बोलने के लिए ऐसे, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी इंसान हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अभी हरियाणा में हूँ और मैं सेफ हूँ। तो मैं उनकी वजह से हूँ। वो हमारे लिए मतलब एक होता है ना, एक भगवान है, वो हमारी रक्षा करते हैं, वो बॉर्डर पे खड़े होके लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए कंटिन्यू दिन रात जगते हैं, और हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं कि आज हम अपने अपने स्टेट्स में सेफ फील कर रहे हैं। तो वही है, तो मैं उनसे दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा शब्द नहीं है उनके लिए, बट मैं दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ कि हमको इतना सुखी और इतना अच्छा जीवन देने के लिए उनका एक एक बहुत बड़ा रोल है हम सब लोगों की लाइफ में। नीतू जी, ये बात तो आपके सीधा दिल से, आत्मा से, चित्त से और चेतना से निकली है। आपने थैंक्स और सबको एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। देखिए, मैं सोचता हूँ एज ए फौजी
कि 26 मई 2012 को मैं कहाँ था जब आपके ऊपर में एसिड फेंका गया। हर एक इंसान सोचता है कि रिलेट करता है कि मैं कहाँ था। मैं उस वक़्त मेजर जनरल था। तो मैं सोचता हूँ कि जब हम देश की सेवा कर रहे थे एज़ ए मेजर जनरल उस वक़्त में मेरे परिवार में ऐसा क्यों हुआ? क्या हमने इसके बारे में सोचा है? क्या हमने ये यकीन किया है कि ये दोबारा ना हो? और मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि पूरा राष्ट्र, पूरा समाज और हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि ये रितु सैनी के साथ क्यों हुआ? व्हाई डिड इट हैपन? और ये किसी भी देश की बच्ची के साथ में या किसी भी इंसान के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है, ये हमको ये चीज़ नहीं सिखाता है। और ये ज़रूरी है कि हम अपनी आत्मा से, अपने दिल से ये पूछें। और आज की जो सबसे प्यारी बात मेरे को 3 लगी हैं रितु जी आपकी, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। सबसे पहले आपने बोला हम सबको एक कदम आगे बढ़ाना है। दूसरा आपने बोला लेट्स फाइट, लेट्स बी अ फाइटर इन आवर लाइफ। और तीसरी बात आपने बोला कि आप हर एक चीज़ दिल से करती हैं। और मुझे खुशी मिलता है। हाँ, खुशी मिलती है और हर एक चीज़ को आप दिल की भावना से करती है। मेरे को आपसे बात करके बहुत खुशी हुई है मुझे भी और सर कि मैं मैं आप आपसे बात करने का मुझे मौका मिला। मेरा आपको आशीर्वाद है और हम सब की थैंक तरफ यू से सर। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और जय थैंक हिंद। यू सर। थैंक यू सर। मेरे ऊपर 2014 में 12 फरवरी को किसी एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति ने तेजाब डाल दिया था। और तेजाब डालने का रीजन था कि वो मेरे से प्यार करते थे, मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते थे।